वेलकम बैक टू दिस पर्टिकुलर लेक्चर ऑफ सोशियोलॉजी। ये कार्ल मार्क्स का लेक्चर है। बेसिकली ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से डील करेगा। इसके पहले हमने बैकग्राउंड को देख रखा है। बैकग्राउंड यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि हमें बैकग्राउंड को कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट से लिंक करना होता है। ठीक है, उसके बाद आज के एजेंडा को देख लेते हैं कि आज के क्लास का एजेंडा है क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेगेलियन थॉट एंड कॉन्सेप्ट। अब देखो यहां पर हमने बात कर रखी है कार्ल मार्क्स के बारे में, हमने बात कर रखी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में। तो व्हाई वी आर डीलिंग विद हेगेलियन थॉट्स। ये हेगेलियन थॉट्स या हीगल के थॉट्स को इसीलिए देखना होता है क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो मटेरियलिज्म, खास करके डायलेक्टिक्स, अभी डायलेक्टिक्स क्या होता है ये मत सोचो, ठीक है, अभी डायलेक्टिक्स क्या होता है ये मत सोचो। डायलेक्टिक्स क्या है? हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को पढ़ने का एक तरीका है। जब हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक प्रोसेस है, ठीक है, फिलहाल में यही सोचो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस को पढ़ने का एक तरीका या उस प्रोसेस के होने का तरीका एक डायलेक्टिक्स है। ज्यादा नहीं सोचना है। अभी आने वाले लेक्चर्स में हम इसको बहुत ही गहराई से, बहुत ही डिटेल में डील करने वाले हैं। उसके बाद ऐसा इसलिए करना होता है, हीगल को इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि जो कॉन्सेप्ट डिराइव किया गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा वो हीगल के कॉन्सेप्ट से ही डिराइव किया गया है। उसके बाद जब ये पढ़ लेंगे तो हम लोग डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, डायलेक्टिक्स, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म तो समझते होंगे। डायलेक्टिक्स क्या है? ये सोशियोलॉजी है ना। सोशियोलॉजी कभी भी पूरे तरीके से सोशियोलॉजी नहीं होता। आप लोगों में से किसी ने सुन रखा होगा या एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बोल करके होता है सोशल एक्शन या कुछ बोल करके होता है सोशल नॉर्म्स। ठीक है, अब यहां पर सबको एक्शन का मतलब तो समझ में आ रहा है, अंग्रेजी है, इंग्लिश है, सुन रखा है, सीख रखा है। नॉर्म्स भी सेम चीज, आपने सुन रखा है, सीख रखा है, पढ़ रखा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपने इसके बारे में देखा सुना जरूर होगा। लेकिन ये जब सोशल लग जा रहा है ना तो ये थोड़ा सा सोशियोलॉजिकल सेंट्रिक आ जा रहा है ना। जो नॉलेज मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो सोशियोलॉजी की तरफ ड्वेल्व हो रहा है। तो इस दोनों के बीच का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है, वो हम अभी इस वीडियो में भी देखेंगे। और उसी तरीके से यहां पर भी है। मटेरियलिज्म क्या है? एक इंग्लिश का वर्ड है, एक इंग्लिश शब्द है, मटेरियलिस्टिक आदमी। आपने सुना होगा रतन टाटा मटेरियलिस्टिक आदमी थे या नहीं थे? रतन टाटा थे कि नहीं थे? अंबानी, धीरू भाई अंबानी है कि नहीं है? तो धीरू भाई अंबानी है, रतन टाटा नहीं है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हो सकता है मैं सही हूं गलत हूं पता नहीं, पर ये मेरा पर्सपेक्टिव है। और यहां पर क्या है, ये जो मटेरियलिज्म है ये आप समझते हो, लेकिन जब आप इसको डायलेक्टिक्स के साथ जोड़ करके पढ़ोगे तब ये सोशियोलॉजी होगा। और डायलेक्टिक्स बहुत ही सिंपल सी चीज है, बस आप सुनते जाओ। उसके बाद क्या है, हम लोग फिर कोर कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म देखेंगे। क्वेश्चन यहां से आता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से क्वेश्चन आता है, लेकिन जब तक आपको हेगेलियन थॉट्स नहीं पता है, जब तक आपको डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म नहीं पता है, आप नहीं पढ़ सकते, आप नहीं लिख सकते हो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। दूसरा कई सारे स्कूल्स ऑफ थॉट्स होते हैं। ठीक है, स्कूल्स ऑफ थॉट्स कहने का मतलब विचारधाराएं जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो विचारधाराओं का क्या मतलब होता है कि एक थिंकर है, एक सोशियोलॉजिकल थिंकर है, वो किसी ना किसी थॉट प्रोसेस, किसी ना किसी ढांचे के हिसाब से सोचता है। तो कार्ल मार्क्स जिस ढांचे के हिसाब से सोचते हैं उस ढांचे को कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव। अब कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? आप लोगों का भी कॉन्फ्लिक्ट होता होगा किसी ना किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ, पड़ोसी के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? ऑपोजिशन। ठीक है, एक दूसरे को अपोज करना, ऑपोजिशन। यहां पर कार्ल मार्क्स भी कहते हैं कि समाज में कुछ नहीं, बस ऑपोजिशन चलता है। अब ऑपोजिशन का मतलब क्या होता है समाज में? ऑपोजिशन के चलने का मतलब क्या होता है समाज में भाई साहब? तो इसका मतलब यह होता है कि जो समाज में जो चीजें आप देख रहे हो, कौन कौन सी चीजें आप समाज में देख रहे हो? जातिवाद देख रहे हो, आप कास्ट देख रहे हो, जातिवाद देख रहे हो। जातिवाद में ऑपोजिशन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, कि ब्राह्मण जो है, जो भी ब्राह्मण है, उसने कभी ना कभी शूद्रों को एक्सप्लॉइट किया होगा, है ना। अब इस पर अभी मत जाना कि वो जजमानी है, ये वो बाद में पढ़ेंगे। अभी सिंपल सी बात, अनटचेबिलिटी का एग्जांपल ले लो। शोषण हुआ है ना, एक्सप्लॉइटेशन हुआ है ना। आज की बात, कल की बात है, तेलंगाना में क्या हुआ है कि रिजर्वेशन को उन्होंने क्या किया है, रिजर्वेशन के नाम पर
बस वो एलोकेशन दे रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि सीट बांट रखी है, 50% रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए है, 50% जनरल के लिए। देश में क्या होता है, अगर SC ST OBC जनरल के बराबर नंबर लेकर के आ जाता है तो वो जनरल कैंडिडेट के कैटेगरी में वो काउंट होगा, है ना, वो वैसा होता है। लेकिन तेलंगाना में क्या हुआ कि कह दिया गया कि 50% जो सीट है जनरल की उसमें कोई SC ST OBC नहीं आएगा। आप समझ रहे हो, एकदम क्रूड एलोकेशन कर दिया है। फिर रिजर्वेशन का मतलब क्या रह गया, है ना। रिजर्वेशन का, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी तो खैर इस पे बहुत ज्यादा डिबेट चलेगी, सुप्रीम कोर्ट आएगा, बस ये हुआ तो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये अवरोध हो रहा है ना। क्या कर रहा है, एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, किसका, दलितों का, किसके द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा। कास्ट सिस्टम जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कोई ब्राह्मण गलत है या कोई शूद्र गलत नहीं हो सकता, वो तो अपना अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन यहां पर जो थियरी है कार्ल मार्क्स की वो बिल्कुल ऐसी ही है। एक देसी मार्क्स हुआ करते हैं, AR देसाई, वो ठीक है, वहां पर इनकी बात करेंगे, उनकी AR देसाई की बात जब कास्ट पढ़ेंगे तब करेंगे। अभी कार्ल मार्क्स की बात करते हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स एक वेस्टर्न थिंकर है, पेपर 1 एक वेस्टर्न सोशियोलॉजी है, तो वहां कास्ट नहीं होगा, वहां क्लास होगा। तो हमेशा कार्ल मार्क्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे, हमेशा। क्लास कॉन्फ्लिक्ट कैसे होगा, क्लास कैसे डेट, क्लास तो सुना होगा ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, हम सब मिडिल क्लास से हैं, हम सब अपर मिडिल क्लास से हैं, ये सब तो सुना होगा ना। तो क्लास का मतलब क्या है, क्लास का मतलब यह है कि आपके पास जितना पैसा है, कोई बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 10 लोग जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं वो एक क्लास में आ गए। अब ये क्लास कैसे निर्धारित होता है, आप काम क्या कर रहे हो। तो उस समय इंडस्ट्री थी, तो इंडस्ट्री का एक ओनर हुआ करता था, एक वर्कर हुआ करता था। तो कार्ल मार्क्स का कहना था ये ओनर जो है वो वर्कर को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, और इस वजह से सिस्टम चल रहा है। इसीलिए इनको कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव सॉरी कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट में इनको गिना जाता है। बेसिक चीज आप समझ लेना। अब ये कॉन्फ्लिक्ट को पढ़ने का तरीका डायलेक्टिक्स है, वो कैसे है वो हम देखेंगे। ये बेसिक चीज पढ़ना जरूरी था, बेसिक चीज समझना जरूरी था, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको पढ़ने का तरीका डायलेक्टिक्स है। डायलेक्टिक्स नहीं समझ में आया, डायलेक्टिक्स की जेनेसिस नहीं समझ में आई, ठीक है, तो 2 साल 3 साल लगा दोगे इसको समझने में, घूम फिर के एक ही जगह पर आओगे। कार्ल मार्क्स बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, कॉन्सेप्चुअली रटना पड़ जाएगा इसको क्या करना पड़ जाएगा, रटना पड़ जाएगा, जो हमें नहीं करना। रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग मतलब कि जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए हैं, तो उसको हम लोग उसका लाइन ऑफ आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रिटिकली एग्जामिन और क्रिटिकली एनालाइज। एग्जामिन और एनालाइज जब क्वेश्चन आ गया है तो किस तरीके से आंसर की जो रूपरेखा है वो पूरे तरीके से बदल जाती है। कभी भी सेम नहीं हो सकता है। जब एग्जामिन आया है और एनालाइज आया है, ठीक है, तो वो सेम आंसर नहीं होगा, वो इनहेरेंट चीज उसके अंदर होगी। तो वो उस इंटीग्रेसीज को आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम राजेश है, ठीक है, मैं सोशियोलॉजी और एथिक्स का फैकल्टी हूं, ओल्ड राजेंद्र नगर में मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और डिसफंक्शनैलिटी ऑफ मैरिज, इन टॉपिक्स पर मेरा रिसर्च प्रपोजल यूनाइटेड किंगडम के कॉलेज, यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी एस्टन यूनिवर्सिटी में मेरा प्रपोजल सेलेक्ट हो चुका है। CSE मेंस 2024 में जो अभी हुआ था, मेरे पढ़ाए हुए नोट से एक क्वेश्चन को छोड़ करके, पार्ट बी में एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, उसको छोड़ करके सारे क्वेश्चन डायरेक्टली नोट से आए हैं। और ऐसा नहीं है कि बस डिस्कशन कर दिया, प्रॉपर नोट से आए हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर वो प्रूफ PDF अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देख लीजिएगा। 7,500 लोगों का टेलीग्राम ग्रुप चलता है मेरा पर्सनल मेंटरशिप के अंदर। इस साल 4 लोगों ने प्रीलिम्स को क्लियर किया है यहां पर, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं। अब देखिए मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हेगल्स की आइडियलिज्म, ठीक है, आइडियलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ हेगल्स। अब देखो, सोशियोलॉजी के अंदर जाने से पहले, क्योंकि अब तो कोर कॉन्सेप्ट चालू हो गया, अब तक बकैती थी, अब तो कोर कॉन्सेप्ट चालू हो गया। अब कोर कॉन्सेप्ट चालू करने से पहले हमें सोशियोलॉजी को समझना होगा। अब सोशियोलॉजी को समझना क्या हमारे लिए इजी है या डिफिकल्ट है? सोशियोलॉजी को समझना हमारे लिए बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, सोसाइटी को पढ़ने का नाम ही सोशियोलॉजी है। अगर हम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली सोशियोलॉजी हमसे बिलोंग करेगा, हम सोशियोलॉजी हमारे अंदर ही है। एंड विद इन हाफ एन आवर और सो आई विल ब्रिंग आउट दैट पर्टिकुलर सोशियोलॉजी आप लोगों के अंदर से।
ठीक है, इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सोशियोलॉजी में डायरेक्ट जंप करने से पहले, टेक्निकल जार्गन सुनने से पहले, टेक्निकल कॉन्सेप्ट सुनने से पहले एक काम करते हैं, बेसिक से चलते हैं। ठीक है, अपने आप को क्या करते हैं, पहले सोशियोलॉजी से डिसएसोसिएट कर देते हैं। भूल जाओ यूपीएससी, भूल जाओ सोशियोलॉजी। ठीक है, अब भूल जाओगे तो याद क्या रखोगे, याद फिर क्या रखोगे, क्या रखना चाहिए, हाँ एक चीज याद रखना चाहिए कि हम लोग यहां पर आईएएस बनने के लिए आए हैं, या आईएएस नहीं तो कोई आईपीएस बनना चाह रहा होगा, कोई कुछ बनना चाह रहा होगा, कोई कुछ बनना चाह रहा होगा, बेसिकली सिविल सर्वेंट ही बनना चाह रहे होगे। ठीक है, सिविल सर्वेंट ही बनना चाह रहे होगे। अब यहां पर से कुछ लोगों से पूछा गया कि भाई तुम लोग आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तुम लोग सिविल सर्विसेज को क्यों क्रैक करना चाहते हो, ऐसा कुछ पूछा गया। तो दो लोगों का रिप्लाई आया, दो टाइप के रिप्लाई आए, दो लोगों का रिप्लाई कहने का मतलब दो टाइप के रिप्लाई आए। पहला रिप्लाई क्या आया कि भाई आईएएस बन करके मैं गरीबों का उत्थान करूंगा, देश का कल्याण करूंगा, और जो लोअर कास्ट के लोग हैं, जो लोअर स्ट्रेटा में लोग हैं, उनको डेवलप करवाऊंगा या उनको डेवलप करूंगा, कुछ ऐसा मन में आया होगा। ठीक है, कुछ ऐसा मन में आया होगा, जिसको कहा चलो नोबल कॉज कह लेते हैं इसको, कि आप यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप किसके बारे में सोच रहे हो, समाज के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, इसका क्या मतलब हो रहा है, यहां तक ये बात क्लियर है। दूसरा वाला भी देखेंगे, दूसरा वाला भी देखेंगे, पहला वाला ये क्लियर है। पहले वाले से पूछा गया कि भैया तुम आईएएस क्यों बनना चाहते हो, तो वो कह रहा है क्योंकि हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें देश के लिए कुछ करना है। ठीक है, यहां तक ये बात क्लियर हो गई। अगर मैं बस इस इक्वेशन को देखूं कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो इसका मतलब यह है ना कि आईएएस, जो लोग इस वजह से आईएएस बन रहे हैं, उनके लिए आईएएस एंड गोल नहीं है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, कि आईएएस एंड गोल नहीं है उनके लिए। आईएएस क्या है, एंड गोल नहीं है। आईएएस क्या है, जरिया है। आईएएस क्या है, आईएएस बनना क्या है उन लोगों के लिए, एक मीन्स है। और वो उस मीन्स से वो क्या करेंगे, उस मीन्स से वो क्या करेंगे, तो उस मीन्स से वो अचीव करेंगे एंड गोल। उस मीन्स से वो क्या करेंगे, वो एंड गोल को अचीव करेंगे। एंड गोल क्या है, सर्विस, सर्विंग। एंड गोल क्या है उनका, सर्विस ऑफ द नेशन। ये है ना, यहां तक कोई डाउट है, सर्विस ऑफ नेशन, यही उनका एंड गोल है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं इसी इक्वेशन में से, कि जो लोग ये सोच रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हमें देश को ऊपर लेकर के जाना है आईएएस बन करके, उनके अंदर ये सोच आई कहां से, समझ रहे, उनके अंदर ये सोच आई कहां से, ये थिंकिंग आई कहां से कि हमें ये करना है, कैसे आ गई ये थिंकिंग, सवाल है मेरा। हाउ दिस पर्टिकुलर थिंकिंग और हाउ दिस पर्टिकुलर गोल हैज बीन inculcated by some particular individuals who are trying to become IAS और civil servants of India। कैसे कैसे आया वो, कैसे आया, सोचो इसको, आएंगे इसके ऊपर भी। अब चलते हैं दूसरे भाई की तरफ। उससे पूछा गया कि भाई तुम क्यों बनना चाहते हो आईएएस, तो उसका कहना था कि यार आईएएस नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे, तो ऐसा क्यों, मतलब फिर पूछा गया कि क्यों, मतलब आईएएस ही एक नौकरी है क्या, आईएएस के अलावा कई सारी नौकरियां हैं। तो उसका कहना था कि आईएएस में जो इज्जत मिलती है, ठीक है, जो रेस्पेक्ट मिलता है, जो पावर मिलता है, बेसिकली बिहार यूपी के भाषा में भौकाल जिसको बोलते हैं, वो मिलता है, वो किसी और नौकरी में नहीं मिलता। ठीक है, वो किसी और नौकरी में नहीं मिलता। अब फिर से यहां पर वही सवाल कि इसको ये बात पता कैसे चली कि आईएएस बनने के बाद इतना ज्यादा इज्जत मिलता है। कैसे पता चला, आईएएस बनने के बाद गाड़ियां मिलती है, आईएएस बनने के बाद तुमको लोग भगवान समझने लगते हैं, ये कैसे पता चला। अब कहोगे दिमाग से, तो भाई जज से ज्यादा पावरफुल होता है क्या आईएएस, जज के सामने कुछ नहीं है भाई। आईएएस आईपीएस, जज को कभी देखा है, जुडिशरी का एग्जाम होता है, इतना हो हल्ला देखा है, इतना हो हल्ला देखा है जुडिशरी के टाइम पे, जज के सामने कुछ नहीं है। ये जज छोड़ो, कई सीनियर वकील के सामने कुछ नहीं है।
और सुप्रीम कोर्ट छोड़ो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही देखो ऐसी तैसी हो जाती है। कभी ग्राउंड रियलिटी को चेक करना, सीनियर वकीलों के सामने भी ये कुछ नहीं है, कभी कभी ये कुछ नहीं हो पाते हैं। तो फिर इतना हो हल्ला क्यों मचता है? क्या कारण है इतना कि इतना हो हल्ला मचा दिया जाता है कि कलेक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए, कलेक्टर बन गए? क्यों मचाया जाता है? इसका कारण यह है कि कलेक्टर के पास, जो मैं बोल रहा हूं ना जज के बारे में, यहां पर जज के पास जुडिशियल पावर है। जब कलेक्टर की पोस्ट अंग्रेजों ने बनाई थी तो उसके पास भी दोनों पावर्स थी। अब मैं उसकी टेक्निकलिटी पर नहीं जाता हूं कि कुछ गवर्नर जनरल्स आए तो उन्होंने क्या कर दिया, किसी ने क्या कर दिया, बेंटिक ने क्या कर दिया, इसने क्या कर दिया, पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री में। लेकिन तब इनके पास दोनों चीजें थी। तो जैसा जो अंग्रेजी को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के कि अरे इंग्लिश बोलने वाला है तो कुछ एडवांस होगा, कुछ पढ़ा लिखा होगा, मॉडर्निटी जब पढ़ेंगे, पहला ही टॉपिक है सोशियोलॉजी का, तो हमने ये चीज देखी है कि मॉडर्निटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। फटा हुआ जींस पहनना इज नॉट मॉडर्निटी, चम्मच से खाना खाना इज नॉट मॉडर्निटी, है ना। मॉडर्निटी का टेक्निकल और एकदम प्रैक्टिकल डेफिनेशन है दैट एवरीवन शुड फॉलो। तो उसी तरीके से यहां पर क्या होता है कि ये हो हल्ला क्यों मचाया जाता है? क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा थी अंग्रेजों के टाइम पर, और अंग्रेजों ने जो किया, ठीक है, भारतीयों ने उसको आंख बंद करके अपनाया। तो जब ये वाली पोस्ट निकली ना, ये वाली पोस्ट निकली, तो इसका हो हल्ला काफी ज्यादा मचाया गया, काफी ज्यादा मचाया गया, काफी ज्यादा इसका हो हल्ला मचाया गया कि यार ठीक है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो इसका मतलब ये आ रहा है कि ये हो हल्ला मचाने वाले लोग कौन है, सेलिब्रेट करने वाले लोग कौन है, आपको इज्जत देने वाले लोग कौन है? समाज, समाज ही है ना। यहां तक तो क्लियर है कि आपको इज्जत दे कौन रहा है? समाज दे रहा है। अब ये जो समाज इज्जत दे रहा है वो किस हिसाब से दे रहा है भाई? समाज अगर एक कलेक्टर को इज्जत दे रहा है तो वो किस हिसाब से दे रहा है? जो मटेरियल वेलबींग इसने अचीव की है। अब ये मत कहना कि जरूरी नहीं है एक आईएएस सोना चांदी पहने कर। मटेरियल वेलबींग का सिर्फ वो मतलब नहीं होता है, मटेरियल वेलबींग का मतलब पावर से भी होता है कई बार, है ना। तो अब यहां पर एक बात बताओ कि ये जो सोसाइटी ने इसको मटेरियल वेलबींग देख करके, मटेरियल वेलबींग को मतलब ये सोच करके कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, इज्जत है, दौलत है, शोहरत है, तो कलेक्टर एक बहुत बड़ा पोस्ट है, और ऊपर से कॉलोनियल माइंडसेट भी था, वो भी था, सब कुछ था। तो ये सब कुछ कर कुरा करके पता चला कि कलेक्टर भगवान है। अब कलेक्टर को भगवान बनाने वाले कौन है? ये समाज के लोग हैं। समाज के लोगों ने कैसे बना, क्या देख करके बनाया? तो यही पावर, पैसा, यही सब देख करके उन्होंने बनाया। अब देखो यहां पर क्या होता है कि ये जब बेसिक चीज आपको यहां पर दिखने को मिल जाती है, या बेसिक चीज आपको यहां पर समझने को मिल जाती है कि भाई एक जगह पर तुम गाड़ी, बंगला, दौलत देख करके आ रहे हो, तुम पूरे तरीके से तुम क्या कर रहे हो, अपनी थिंकिंग को कि मुझे आईएएस बनना है। अब ऐसा तुमने सोचा है ना, एक मिनट रुको, हाँ, तुमने ऐसा सोचा है ना कि तुमको आईएएस बनना है, और उस आईएएस क्यों बनना है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे पर्क्स अवेलेबल हैं। अब उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? उसको रियलिटी बना रहे हो। पहले तुम्हारे माइंड में गया, ठीक है, माइंड में क्यों गया? क्योंकि यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड मटेरियल। इस केस की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले की, रेस्पेक्ट वाले की, मटेरियल वाले की। तो तुमने मटेरियलिस्टिक लाइफ देखी और तुमको लगा कि हमें आईएएस बनना चाहिए। अब जब तुम आईएएस बन चुके हो, तब तुम क्या कर रहे हो? और मटेरियल और वेल्थ और शोशाबाजी तुम किए जा रहे हो, है ना। तो यहां से एक इक्वेशन ये निकल सकता है कि जो तुमको अच्छा लगेगा मटेरियलिस्टिकली, ठीक है, तो तुम उस हिसाब से अपने डिसीजन को चेंज कर दोगे। क्लियर हो गया? अब ये जो बात कही गई है कि मटेरियल देख करके आदमी अपना वो, जैसे मान लो कि तुमको कोई पसंद आ गया। अब मैरिज करके एक कॉन्सेप्ट है। अब मैरिज में जनरली ऐसा पाया गया है कि रेसिज्म इंडिया में सटल रूप में होता है। रेसिज्म भारत में नहीं होता जितना अमेरिका में होता है या बाकी यूरोपियन कंट्रीज में होता है, लेकिन सटल रूप में भारत में भी होता है। कैसे? तो लड़की गोरी चाहिए। गोरा क्या है? रंग ही तो है। शादी के टाइम पे लड़की कैसी चाहिए? तो लड़की गोरी चाहिए। अब गोरा क्या है? रंग है ना। तो वो क्या है? वो एक तरीके का रेसिज्म ही है भाई यहां पर। तो तुम क्या कर रहे हो? गोरे रंग को देख करके लड़की को चुन रहे हो, मटेरियल चीजों को देख करके तुम लड़की को चुन रहे हो, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो तुम सोशल एक्शन कर रहे हो, चाहे आईएएस की तैयारी कर लो, चाहे शादी कर लो, ठीक है, तुम जो सोशल एक्शन कर रहे हो वो मटेरियल को देख करके कर रहे हो। समझ रहे हो?
ये जो पूरी चीज है मटेरियल को देख करके सोशल एक्शन करना, यही कार्ल मार्क्स की थियरी है, यही कार्ल मार्क्स की थियरी है। ठीक है, अब यहां पर जो एक और था जिसने कहा कि नहीं, मेरा तो क्या है, आईएएस बनना एंड नहीं है, मेरा आईएएस बनना क्या है, एक मीन है, ताकि मैं समाज की सेवा कर सकूं। यहां पर क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके अंदर ये चीज आई कहां से, तो आपके स्पिरिट से, आपके आत्मा से, आपके मन ने बोला, आपकी आत्मा ने बोला कि नहीं भाई मेरे को क्या करना है, मुझे तो समाज की सेवा करनी है। ये किसने बोला, ये आपकी आत्मा ने बोला, और आपके मन में वो विचार उत्पन्न हुए। ठीक है, आपके मन में वो विचार उत्पन्न हो गए, जैसे ही आपके मन में विचार उत्पन्न हो गए, आप आईएएस की तैयारी करने लगे, और रुके नहीं, आईएएस बनने के बाद भी रुके नहीं, ये करते चले गए। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, कई सारे ब्यूरोक्रेटिक एग्जांपल हैं यहां पर, और मिनिस्टेरियल लेवल पर भी कई सारे एग्जांपल हैं। तो यहां पर ये जो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं, ये दी गई है हीगल के द्वारा। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई है, हीगल के द्वारा। हीगल ने क्या बोला, हीगल ने बेसिकली, हीगल ने क्या बोला कि जनरली क्या होता है, जनरली ये होगा कि एक इंसान जो है वो सबसे पहले सोचेगा, और सोचेगा कहां से, तो अपने कॉन्शियसनेस से या स्पिरिट से। इसको हीगल ने स्पिरिट को, आत्मा को, मन को, कॉन्शियसनेस को, सोशियोलॉजिकल टर्म है, इसको कहा गाइस्ट। इसको क्या कहा गया, तो इसको कहा गया गाइस्ट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, इस चीज को एकदम अच्छे से दिमाग में रखना। और अभी जो कार्ल मार्क्स के बारे में मटेरियल वाला इतना बोला, उसको अभी यहां पर रिलेट करके सीधा डायलेक्टिक्स में घुसेंगे। ठीक है ना, उसको यहां पर रिलेट कर देंगे और सीधा डायलेक्टिक में घुसेंगे। तो यहां पर देखो क्या बन रहा है, यहां पर ये गाइस्ट बना रहा है। गाइस्ट क्या है, आपकी आत्मा है जो कह रही है हमें ये काम करना है। हीगल का ये मानना है, हीगल का ये मानना है कि जो मेरा मन कर रहा है, जिस काम को करने का, पूरी दुनिया में जितने इंसान हैं सबका मन उसी काम को करने का करेगा। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हीगल को बोला गया ऐसा नहीं है। कोई आईएएस बनना चाहता है गाड़ी के लिए, कोई आईएएस बनना चाहता है इसके लिए, सेवा करने के लिए, तो ये बराबर कैसे। तो हीगल का कहना था, तो हीगल का क्या कहना था, हीगल का तब कहना था कि चाहता वो भी वही है, लेकिन उसका गाइस्ट अभी डेवलप नहीं हुआ है, उसकी आत्मा अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है। चाहता वो ही है, वो भी चाहता वो भी वही है। अब यहां पर एक चीज आप देखो, ध्यान से इस चीज को समझना, बहुत ही सटल कॉन्सेप्ट है ना। जैसे होता है ना लड़की गोरी चाहिए, सटल रेसिज्म, वैसे यहां पर भी ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर देखो क्या है, गाइस्ट। अब ठीक है, गाइस्ट वाला हो गया। हीगल से यह भी बोला गया कि भाई सारे आदमी एक साथ नहीं सोचते हैं। तो यहां पर देखो तुमको 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहां पर तुमको 3 स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे। पहला क्या देखने को मिलेगा, पहला यह देखने को मिलेगा हीगल का स्टेटमेंट, हीगल का स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, जिसमें हीगल ने यह कह दिया, हीगल ने क्या कह दिया, हीगल ने यह कह दिया कि सारे लोग सेम चीज चाहते हैं। गाइस्ट का जो सोशल एक्शन है वो सेम है, वो सेम होगा या सेम होना चाहिए। ठीक है, दूसरे ने क्या बोला, मान लो कोई था डिबेट करने वाला, तो एक डिबेटर था, उसने क्या कह दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता। अभी हमने देखा है कि कुछ लोग मटेरियल चीजों के लिए आईएएस बनना चाह रहे हैं और कुछ लोग सर्विस के लिए बनना चाह रहे हैं, तो हीगल भाई आप गलत हो, है ना। वो ऐसा कह दिया कि भाई हीगल भाई आप तो गलत हो। फिर हीगल ने क्या कहा, फिर हीगल ने क्या कहा कि भाई बात आपकी सही है, अलग अलग तो है ही, लेकिन वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि गाइस्ट अभी डेवलप नहीं है। सॉरी, गाइस्ट क्या है, अभी डेवलप नहीं है। ये 3 चीज आप देख रहे हो यहां पे, ये 3 चीज देख रहे हो, इसी 3 चीज को डायलेक्टिक्स कहते हैं। समझे। अब कैसे कहेंगे, कैसे कहेंगे, और डायलेक्टिक्स का टेक्निकल टर्म क्या है। देखो यहां पर बेसिकली जो हीगल कह रहे हैं वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट है।
वो क्या है, वो एक स्टेटमेंट है, एक सिंपल स्टेटमेंट है कि भाई सारे लोग सेम ही चीज करना चाहते हैं, सारे की जो आत्मा है अंदर वो सब कुछ एक ही चीज बोलती है, गाइस्ट जो है वो एक ही चीज बोलता है, कॉन्शियसनेस एक ही चीज बोलती है। ये क्या है, ये एक तरीके का स्टेटमेंट है। इसी को टेक्निकल टर्म में कहा जाता है थीसिस। इसी को टेक्निकल टर्म में कहा जाता है थीसिस। ठीक है। उसके बाद ये जो डिबेटर है जो कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता हिगल, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, उसको कहा जाता है एंटीथीसिस। ठीक है। अब उससे बीच का रास्ता निकाला गया, उसको कहा जाता है सिंथेसिस, जो लास्ट में हिगल ने दिया। और ये कैसे सोशियोलॉजी में, बिल्कुल सोशियोलॉजी में भी कैसे ये होता है देख लेते हैं। देखो क्या होगा, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे रहा हूं, मतलब बस डायलेक्टिक्स का ओवरव्यू समझा रहा हूं, अभी डायलेक्टिक्स पूरा आपको समझ में आएगा। और दूसरी चीज, नोट्स में आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सब कुछ मिलता है यहां पे, तो आपको अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहां पर देखो, यहां पर क्या है, जैसे एक मैरिज, एक सोशल इंस्टीट्यूशन ले लेते हैं, मैरिज। ठीक है। एक लड़का और एक लड़की क्या कर रहे हैं, शादी। जब एक लड़का और एक लड़की शादी कर रहे हैं, ये क्या है, एक थीसिस है। ठीक है, ये है थीसिस। और ऐसा माना गया है कि शादी करने के बाद सब सुखी रहेगा, मतलब 7 जन्म तक साथ में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ सब सब मस्त एकदम, ठीक है, एकदम चलेगा सब 7 समंदर पार तक। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैरिज के वजह से जो ये स्टेटमेंट निकाली जा रही है कि 7 समंदर पार तक पीछे पीछे चला जाएगा, वो क्या है, इसका थीसिस है, इसका थीसिस है। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा कि जरूरी थोड़ी ना है शादी करने से 7 समंदर पार चला जाए, क्या पता कुंडली ना मिले तो, और मॉडर्न भाषा में बोला जाए वाइब्स ना मिले तो, समझे, कुंडली ना मिले, वाइब्स ना मिले तो वो क्या हो गया, वो एंटीथीसिस हो गया। ठीक है, वो एंटीथीसिस हो गया कि नहीं मिले तो अब क्या करेंगे, फिर सिंथेसिस निकला। सिंथेसिस क्या निकला, तलाक करवा देंगे, डिवोर्स करवा देंगे। हालांकि चलो ठीक है, तलाक भी एक तरीके का सिंथेसिस होगा, कभी समझाऊंगा। कोई अगर कहीं से पढ़ा होगा किसी ने और वो कह रहा है कि तलाक नहीं होगा सिंथेसिस, गलत बोल रहा है। तलाक भी एक तरीके का सिंथेसिस होगा, कंडीशंस अप्लाइड होंगे यहां पर। वैसे इसका जो सिंथेसिस होगा वो आप देखते होगा ना, काउंसलिंग वाउंसलिंग करवा करके, चाचा चाची मिल करके, मिल बांट करवा करके फिर शादी को बचाने की कोशिश करते हैं, बच्चों के नाम पे बचाने की कोशिश करते हैं कि बच्चे सफर करेंगे, ऐसा वैसा। तो वो चीज यहां पर आपको सिंथेसिस के रूप में आपको दिखेगी। पर डिवोर्स भी होगा सिंथेसिस, ये हम लोग देखेंगे डिसफंक्शनैलिटी ऑफ मैरिज में जब हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी के लिए मान लो कि डिवोर्स भी एक काइंड ऑफ सिंथेसिस है। कई जगह पे आपको लिखा हुआ, कई किताबों में मिलेगा, लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती है, और मैं ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ करके बता रहा हूं, है ना, मैं आरपी रिसर्च पेपर से पढ़ करके मैं बता रहा हूं। तो इसलिए इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना। तो बेसिक चीज क्या हुई, आपको यहां पर हीगल का आपको समझ में आ गया कि हीगल भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। आपको मार्क्स का समझ में आ गया कि मार्क्स भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं। हीगल कहते हैं कि पहले आपकी थिंकिंग में सब कुछ होता है, उसके बाद आप सोशल एक्शन करते हो। मार्क्स भाई साहब क्या कह रहे हैं, मार्क्स भाई साहब क्या कह रहे हैं कि भाई पहले आप मटेरियल के बारे में सोचते हो, फिर आप सोशल एक्शन करते हो। हीगल भाई साहब क्या कर रहे हैं, पहले थिंकिंग में होता है, मटेरियल को यूज करके आप सोशल एक्शन करते हो। मतलब जब आपको रिलेशन दोनों में देखना पड़ेगा, और एक्चुअली कार्ल मार्क्स ने यह बोला भी है कि हीगल उल्ट सर के बल खड़ा है और हीगल को मैं उलट करके सीधा कर दूंगा, और ये हीगल के स्टूडेंट रहे हैं, है ना। और हीगल की का जो इंस्पिरेशन है वो इमैनुअल कांत से आया था, रैशनैलिटी से आया था। ठीक है, बीइंग आइडियल इज रियल एंड बीइंग रियल इज रैशनल। एक शायद आपका ऐसे पेपर में भी एक ऐसे भी है ये, और दैट स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय हीगल ओनली। ठीक है, रैशनैलिटी क्या होती है, रैशनैलिटी ऑलरेडी हमारे अंदर होती है। ये सारी बात इमैनुअल कांत की तरफ से आई थी, लेकिन फिलहाल इमैनुअल कांत से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही कम है, और अगर आएंगे तो आएगा भी तो वो डायरेक्टली लिंक करके नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वजह से इमैनुअल कांत को अभी छोड़ते हैं, फीवरबैक को भी अभी छोड़ते हैं, और यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ गया भाई डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। ठीक है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आपको इंट्रोडक्शन इस तरीके का लिखना है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, ये मैंने नोट्स ऐसे बनवाए हैं, या मैं नोट्स ऐसे बनवाता हूं जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, क्रिटिसिज्म, वे फॉरवर्ड सब कुछ नोट्स में ही इंक्लूड हो जाए, ताकि स्टूडेंट को इधर उधर कहीं जाना ना पड़े।
लेकिन अगर किसी को ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी मेंस लिखा है, पर्सनली मैं जानता हूं उनको, उन्होंने क्या किया, 2-3 इंट्रोडक्शन को क्लब करके एक इंट्रोडक्शन बना करके लिख दिया, काफी अच्छा है वो भी, है ना, उस तरह का अप्रोच भी काफी अच्छा है। और कभी इंट्रोडक्शन लिखना भी सिखाएंगे, अभी बोला था ना बीच में कि सटल आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, वो सारी चीजें भी हम लोग यहां पर देखेंगे। तो क्या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को देखते हैं, क्या है डायलेक्टिक्स, क्या है ये तो आपको समझ में आ चुका है, डायलेक्टिक्स क्या है ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है। अब डायलेक्टिक्स के बाद, डायलेक्टिक्स के पहले एक चीज और है, आपने गाइस्ट के बारे में देखा, आपने क्या देखा, गाइस्ट के बारे में देखा, और गाइस्ट, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैरिज का एग्जांपल हटाते हैं, मटेरियल का एग्जांपल हटाते हैं, क्योंकि गाइस्ट को हम लोग देख रहे हैं तो इसलिए हीगल वाला ही एग्जांपल लेते हैं कि आईएएस बनना है तो क्यों बनना है, सर्विस के लिए बनना है, सर्विस ऑफ द नेशन, एकदम ऑनेस्ट आईएएस आईपीएस ऑफिसर, ऑनेस्ट सिविल सर्वेंट हमें बनना है, ठीक है, बेसिक सारी चीजें ये रही। अब देखो ये जो सर्विस वाली बात है ना, ये जो सर्विस वाली बात है, ये बंदा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये बंदा दिल से सर्विस करना चाह रहा है तो ये क्या होगा, ये ऑनेस्ट होगा। देखो ये जो अभी मैं बताने वाला हूं ये 2-3 जगह आगे यूज हुआ है, इसलिए ध्यान से सुनना इसको, इंट्रोडक्शन में भी, बॉडी में भी, मतलब जो नोट्स ही होंगे वो इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन ऐसे करके आएंगे। एक इंट्रोडक्शन नहीं लिखवा सकता, बॉडी में 4 पॉइंट नहीं लिखवा सकता, नहीं तो आंसर लगेगा वो, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट, बैकग्राउंड सब दे करके लिखवाता हूं, ठीक है। बाकी कम करना ज्यादा करना तुम्हारा काम है, कोई डाउट आएगा तो मैं तो हूं ही। अब देखो उसके बाद क्या है, सर्विस हुआ, सर्विस, जो बंदा सर्विस के लिए जा रहा है वो ऑनेस्ट होगा, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये फील्ड में गया, इसको डिस्ट्रिक्ट मिल गया, मान लो इसको नालंदा जिला मिल गया, अब ये वहां का डीएम है। अब आपको क्या लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में बस एक डीएम ही डीएम है, इसके अलावा भी तो 4-5 लोग होंगे, पॉलिटिशियंस होंगे, सीनियर ब्यूरोक्रेट होंगे, इसके नीचे कुछ जूनियर ब्यूरोक्रेट होंगे, कुछ पीसीएस लेवल के अधिकारी होंगे, ये सारे लोग होंगे ना इसके साथ। अब यहां पर 2 कंडीशन अराइज होती है, कौन कौन सी 2 कंडीशन हो सकती है, सोच के बताओ। पहला ये हो सकता है कि ये जो लोग इसको मिल रहे हैं ये भी ऑनेस्ट हों, और दूसरा ये हो सकता है कि ये लोग करप्ट हों। दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या हो सकता है कि ये करप्ट हों, ठीक है, ये भी हो सकता है, ऑनेस्ट करप्शन दोनों हो सकता है। जब इसको करप्ट आदमी मिला, जब आसपास इसको करप्शन मिला, इसको क्या हुआ, अपनी गाइस्ट की, अपनी आत्मा की बात सुनने में दिक्कत होने लगी। ये करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, क्या बोले क्या करे, सारे के सारे घूसखोर हैं, है ना। तो जब किसी का गाइस्ट अपने से एकदम ऑपोजिट एनवायरनमेंट में फंस जाता है, या अपने से जुदा जुदा समझने लगता है पूरे के पूरे एनवायरनमेंट को, यहां पर समझने की बात है, समझना, एक इंटरनल है गाइस्ट, ये एनवायरनमेंट एक्सटर्नल है। डायलेक्टिक्स इंटरनल एक्सटर्नल दोनों का मिली भगत होता है, समझना इस चीज को। इंटरनल है गाइस्ट, एक्सटर्नल है ये कंडीशन। इंटरनैलिटी क्या है, सर्विस करना, इंटरनैलिटी क्या है, सर्विस करना। एक्सटर्नैलिटी क्या है, एक्सटर्नैलिटी है भाई, क्या है भाई एक्सटर्नैलिटी, करप्ट लोग। दोनों उल्टा हो गए, डायलेक्टिक्स में उल्टा ही तो होता है। शादी 7 जन्मों का रिश्ता है, थीसिस है, डिवोर्स हो गया, एंटीथीसिस, वाइब्स ना मिला, कुंडली ना मिली, एंटीथीसिस हो गया। समझ रहे हो बात को, तो वही तो है डायलेक्टिक्स, ये भी तो डायलेक्टिक्स ही है। और इस केस को कहते हैं एंस्ट्रेंजमेंट। समझे, अगर एकदम अलग अलग हो गया उसको कहेंगे एंस्ट्रेंजमेंट। अगर दोनों साथ में हो गया, ये भी ईमानदार ये भी ईमानदार, मस्त एकदम, उसको कहते हैं सबलेशन। सोशियोलॉजिकल टर्म है ये सब, उसको क्या कहते हैं, सबलेशन। तो यहां पर इन सब चीजों को ध्यान में रखना, ये सारी चीजें जो है वो अभी यूज की जाएंगी। अब देखो कॉन्सेप्चुअली हम समझ चुके हैं डायलेक्टिक्स को क्या होता है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थियोरेटिकली। तो यहां पर देखो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है। अब ये जो डायलेक्टिक है, जो टर्म डायलेक्टिकल, इसका जो मतलब होता है, ये ओरिजिनली ग्रीस से आया है, ठीक है ना, इसको ग्रीक्स यूज किया करते थे। और इसका जो उस समय वहां पर जो इसका जो मतलब होता था, लिटरल मतलब, वो होता था डिबेट से।
आपने सुना होगा ना डिबेट में, फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन। आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा होगा, शादी चल सकती है फॉर द मोशन, शादी नहीं चलेगी अगेंस्ट द मोशन, और फिर एक सिंथेसिस। लास्ट में जो ज्ञानी आदमी होगा वो सोल्यूशन दे देगा। तो इसका मतलब डिबेट से होता था। तो ये ओरिजिनली रेफर टू द प्रोसेस जहां पर आइडिया फॉर्म किया जाता था, और आइडिया का जो फॉर्मुलेशन होता था वो थीसिस और एंटीथीसिस के टाइम पर होता था, क्लैरिफाइड इन द कोर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिबेट। उसको इंटेलेक्चुअल डिबेट कहते थे कि भाई अब जैसे शादी चलेगी नहीं चलेगी ये तो मैंने ऐसे वैसे समझा दिया, अब डेमोक्रेसी क्या होती है अब इस पर डिबेट चल रहा है। हाँ डेमोक्रेसी में ये होना चाहिए, हाँ डेमोक्रेसी में ये नहीं होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, हाँ नहीं होना चाहिए, ऐसे करके 3-4 दिन तक डिबेट चले। अब ये कोई बुद्ध आदमी तो कर नहीं सकता, बुद्धू आदमी तो ऐसा कर नहीं सकता कि 5 दिन तक डेमोक्रेसी पर कर रहा है। इंटेलेक्चुअल डिबेट होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में एक सोल्यूशन आएगा, और वही सोल्यूशन सोशल इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में डेवलप हो जाएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, यहां पर देखो प्रपोजिशन ये बता रखा है, थीसिस पहला होता है, उसके बाद काउंटर प्रपोजिशन एंटीथीसिस से आता है, फिर वहां पर सिंथेसिस बनता है। अब हीगल भाई साहब यहां पर है, आप इंट्रोडक्शन में इसको लिख सकते हो, आपको देखना होगा कि क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है। जैसे एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, सोशियोलॉजी का नहीं लेंगे क्योंकि ऑप्शनल है, सब लोग पढ़ते नहीं है और बहुत लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। एक जीडीपी का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके मान के चलो एक क्वेश्चन आ गया कि एनालाइज द चेंज इन जीडीपी पिछले 10 साल में। ठीक है, अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जीडीपी की डेफिनेशन लिख करके आ जाएंगे इंट्रोडक्शन में, या फैक्चुअल डेटा देकर के आ जाएंगे कि भाई इस साल 2024 में या 23 में जीडीपी कब है, या 25 में जब दोगे तो जीडीपी कितना होगा। अरे गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आप कहोगे कि सर इंट्रोडक्शन ही तो है, उसमें आधे नंबर से कितना ही कम दे देगा, गलत भी हो गया तो। अरे इंप्रेशन जाएगा उसका, फिर वो बॉडी को भी वैसे ही चेक करेगा। एक बार इंप्रेशन अच्छा हो जाता है ना तो वो सब्जेक्टिविटी है, हम लोग भी कॉपी चेक करते हैं तो वो सब्जेक्टिविटी आती है देखते ही। हैंडराइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, गंदी हैंडराइटिंग होगी ना वो इंप्रेशन खराब होता है यार, ऑटोमेटिकली होता है, समझ रहे हो, वो ऑटोमेटिकली होता है। अब कहोगे कि जब ये डेफिनेशन लिखना, ये फैक्ट डालना गलत है तो सही क्या है, तो देखो थीम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन का थीम है एनालाइज द ट्रेंड ऑफ चेंज इन जीडीपी। तो आपको डेटा देना है जो दर्शाए चेंज इन जीडीपी को, ना कि जीडीपी को। दोनों में फर्क है, चेंज इन जीडीपी जीडीपी, और इतना सटल डिफरेंस होता है मार्क्स में, क्योंकि आपको फाइट किसके लिए करना है, हाफ मार्क्स के लिए। 80 क्वेश्चन है, 4 पेपर हैं, 80 क्वेश्चन है, 80 छोड़ो, सोशियोलॉजी के भी 20-20 मान लो, होते नहीं, चलो 100 क्वेश्चन है, ऐसे का भी मान के चलो पूरा का पूरा पेपर 20 का वो हो गया, 120 क्वेश्चन है, आधा आधा नंबर ना वो 60 नंबर के आसपास आएगा, 60 नहीं भी फिर भी 10 नंबर तो ऊपर नीचे हो ही सकता है, और 10 नंबर बहुत होता है, 10 मार्क्स ह्यूज, वो इट कैन क्रिएट ह्यूज इंपैक्ट मैन, इट कैन क्रिएट ह्यूज इंपैक्ट 10 मार्क्स। आपको पता नहीं है अभी अंदर की चीजें बहुत ज्यादा वैसी होती है, टर्मोइल में होती है, तो आपको ये आधे नंबर को भी ग्रैब करना होगा, इससे इंप्रेशन बनता है। दूसरी चीज क्या है, जिसने इंट्रोडक्शन सही लिखा है 99% चांस है कि डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर देगा वो, 99% चांस है। ठीक है, कुछ माता नहीं आई होंगी ना तो कर देगा वो, क्योंकि वो समझ चुका है चेंज इन जीडीपी पूछ रहा है, उसको एनालाइज करना है, सब हेडिंग लिखेगा डालेगा वो, तो जीडीपी लिख रहा है वो फिर बीट अराउंड द बुश हो जाता है। और ये तो खैर सिंपल क्वेश्चन है, 4-4 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, 2-2 3-3 पार्ट होते हैं, 15-15 नंबर वाले, तो उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती है। अब यहां पर क्या है कि हेगल बिलीव दैट सोशल इंस्टीट्यूशन ओनली रिफ्लेक्ट द आइडियाज बिहाइंड देम। ठीक है, हीगल का क्या कहना था, कॉन्शियसनेस से, गाइस्ट से, आइडियाज से, माइंड से। मार्क्स का क्या कहना था, मटेरियल से। तो यहां पर जो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में क्या है कि डायलेक्टिक्स, समझ गए पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में सोशल इंस्टीट्यूशन कहां से डिराइव हुआ है भाई, तो आइडिया से हुआ है। ये किसका कहना है, ये कहना है किसका, तो ये कहना है हीगल का। और आइडिया भी कैसे डिराइव हुआ है, तो डिबेट के माध्यम से। और डिबेट में भी क्या है, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस। क्लियर है, इसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद भी इंट्रोडक्शन कह लो, ये कह लो, क्योंकि 4-5 इंट्रोडक्शन दे देते हैं, क्वेश्चन जिधर से भी घुमा करके आए। जीडीपी का एग्जांपल इसलिए दिया था ना कि मैं 4 इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, देखो क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, उस हिसाब से इसको पिक करो। पिछले 40-50 साल के 1979 से क्वेश्चन की एनालिसिस करके ये बनाया है ना, और वो है मेरे पास 1979 से वो क्वेश्चंस है मेरे पास। अभी तो जीएस में भी ऐसा हो रहा है कि ऑप्शनल क्वेश्चन को प्रीलिम्स में दे दे रहा है, जो 2 मार्क के क्वेश्चन आते थे ना, ज्योग्राफी के 3-4 क्वेश्चन वैसे। तो यहां पर सीधी सी बात है कि आपको चीजों को एनालाइज और एनालिटिकल आपको होना पड़ेगा।
नहीं होगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब यहां पर क्या है, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की बात यह है। अब देखो मार्क्स ने क्या किया, हीगल के मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया है कि भाई सोशल चेंज तो होता है, ठीक है, लेकिन मार्क्स का यह कहना है कि भाई वो आइडिया के बेसिस पर और गाइस्ट के बेसिस पर नहीं होता, वो आइडिया और गाइस्ट के बेसिस पर नहीं होता, वो कहां होता है, तो वो मटेरियल के बेसिस पर होता है ना, वो कहां हो जाता है, वो मटेरियल के बेसिस पर हो जाता है। और ये जो थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस जो बनाएंगे, जो बनेगा वो किस लेवल पर बनेगा, वो मटेरियल के लेवल पर बनेगा। और इसी से ये जो बेसिकली जो मटेरियलिस्टिक चीजों से जब कार्ल मार्क्स इसको लेते हैं, इसको देते हैं, तो इसी को कहा जाता है, इस कॉन्सेप्ट को, डायलेक्टिक्स के कॉन्सेप्ट को डील करते हैं, यही बाद में चल करके हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म बन जाता है, जहां से क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। ठीक है, बेसिक सारा फंडा पूरा का पूरा यही है। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, ये आइडिया और कॉन्शियसनेस आप समझ चुके हो। मार्क्स का क्या, मार्क्स क्या बिलीव करते थे कि ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो मटेरियल कंडीशन ऑफ ह्यूमन लाइफ से शेप होता है। यही तो बोल रहा हूं इतने देर से, मटेरियल है, मटेरियल है, मटेरियल है। अभी मटेरियल कैसे है, ये अभी तो कुछ बोला है और अभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद क्या है, विच आर डिटरमाइंड बाय द मोड ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन द सोसाइटी। किसी ने अगर पढ़ा होगा तो अभी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर को यहां पर मत लाना, उसको आगे देखेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। वो जब एमओपी आरओपी देखेंगे, मोड जिसने पढ़ रखा होगा उसको, जिसने नहीं पढ़ रखा होगा तो इसको तो सोचना सुनना भी नहीं है। तो यहां पर देखो क्या है, यहां पर क्या है, मोड ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन इन द सोसाइटी की बात यहां पर हो रही है। अब इकोनॉमिक प्रोडक्शन, मोड ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अगर हम लोग देखें आज के 200 300 साल 400 साल पहले, तो प्रोड्यूस एकदम मतलब कि मार्केट लेवल पर जो प्रोडक्शन होता था वो किसका होता था, एग्रीकल्चर का। खेती थी ना, किसानी थी, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग नहीं, प्रोडक्शन हुआ करता था। उसके बाद किसका प्रोडक्शन होने लगा, आज मशीन से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया, मशीन से चीजें होने लगा ना। आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे या इसी में भी पढ़ेंगे, या हम लोग जब टॉपिक 1 जब देखा होगा तो हमने उसमें ये सारी चीजें देखी होगी। लेकिन अभी इतना जान लो, मशीनें आ गई ना, कारखाने आ गए, फैक्ट्रीज आ गई। अब किसका आ गया है, तो IR 4.0, IT सेक्टर, टेक्नोलॉजी, AI। समझे बात को। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि ये जो डायलेक्टिक्स हो रहा है सोसाइटी में, वो मटेरियल लेवल पर हो रहा है, प्रोडक्शन लेवल पर हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, वही हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में पढ़ना है। तो अभी बस मटेरियल और ये जो पढ़ा है इसको ही ध्यान में रखो, बाद बाकी ये कैसे कन्वर्ट हो जाता है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, वो भी हम लोग आने वाले उसमें देखेंगे। तो हीगल्स का जो डायलेक्टिक आइडियलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, मार्क्स उसको क्या कर देते हैं, कहते हैं कि भाई गाइस्ट फाइस्ट कुछ नहीं होता, एंस्ट्रेंजमेंट और ये सब कुछ नहीं होता। उन्होंने एंस्ट्रेंजमेंट का नाम एलियनेशन दे दिया कार्ल मार्क्स ने। और क्यों दिया, क्योंकि इकोनॉमी से दूर कर रखा है। अब इकोनॉमी से दूर किसको कर रखा है, अरे वर्कर्स को 8-8 घंटे 9-9 घंटे काम करवाते हैं, 12-15 हजार 20 हजार दे करके। समझ रहे हो, प्रॉफिट कौन लेकर के जाता है, ऊपर वाला आदमी। अब यहां पर काउंटर आर्गुमेंट आपका आएगा कि इन्वेस्टमेंट वो डाल रहा है, दिमाग वो डाल रहा है, स्किल उसके पास है। आप मानो, अच्छी बात है, मानो। मार्क्स नहीं मानते थे, मार्क्स इक्वालिटी पर बिलीव करते थे, एंड दैट्स व्हाट कम्युनिज्म इज ऑल अबाउट। तो यहां पर कभी आगे के लेक्चर्स में मैं आपको बता दूंगा कि क्यों रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ। रशिया डिसइंटीग्रेट का हुआ 1991 में, तब मार्क्स थे भी नहीं, मार्क्स की मौत हो चुकी थी। लेकिन डिसइंटीग्रेशन का कारण कार्ल मार्क्स थे। क्यों, क्योंकि उनके थॉट्स को फॉलो किया जा रहा था, फॉलो सही से कर नहीं पाए थे वो। पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट के बारे में बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली कम्युनिज्म चल कैसे रहा है, एंड हाउ रशिया चाइना इज रिलेटेड विद इंडिया। इंडिया में भी सोशलिज्म है, एंड एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशलिज्म इज कम्युनिज्म व्हिच हैज बीन गिवन बाय मार्क्स। और इंडिया में फेबियन सोशलिज्म है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंस्पायर होकर के लंदन से लेकर के यहां पर आए थे, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखो मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है, जो इवन बिफोर द आइडियाज द मटेरियल ऑब्जेक्ट केम इनटू द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, ठीक है, आप जब पैदा भी नहीं हुए थे तब ये पृथ्वी चल रही थी ना, ये सृष्टि चल रही थी ना तब। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना है, जब ये सृष्टि चल रही थी तो इंसान कैसे सोच सकता है इन अपने से पहले हुए चीजों की। हम जब से इंसान आया, जब से आदि मानव यहां पर आए, उसके पहले से पृथ्वी थी ना, उसके पहले से घास फूस पेड़ पौधा कुछ तो था, जीवन तो था। डायनासोरस के टाइम पर इंसान था क्या, नहीं था। फिर कैसे सोच सकता है, ये कार्ल मार्क्स का कहना है। इस पर हीगल, इमैनुअल कांत का रैशनल वाला लॉजिक यूज करते हैं और कहते हैं कि भाई
ऐसा नहीं होता है कि आप सोच नहीं सको। एक इंसान के अंदर, जैसे मान के चलो आपको भाषा सीखना है, आप में से बहुत सारे लोगों को फ्रेंच नहीं आती होगी, तो आपको फ्रेंच सीखना है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का यह कहना है कि जो कभी फ्रांस गया नहीं, जिसने फ्रांस की एबीसीडी नहीं सीखी, वो फ्रेंच कैसे सीख सकता है? कार्ल मार्क्स का यह कहना है जब तक वो वहां जाएगा नहीं, जब तक उसको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी पैसे कमाने के लिए किसी और मटेरियल चीजों की, तब तक वो फ्रेंच क्यों सीखेगा भाई, और कैसे सीख लेगा? लेकिन हीगल का कहना है ठीक है, फ्रेंच नहीं सीख रहा है, लेकिन फ्रेंच सीखने की कैपेबिलिटी उसके अंदर है, उस कैपेबिलिटी को नहीं सिखाया जा सकता है, वो इनहेरेंटली गाइस्ट से आती है, और ये उसकी बात कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? यहां पर दो आर्गुमेंट चल रहा है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि एक इंसान थॉट के ऊपर अपने गाइस्ट से, अपने माइंड से, अपने बेसिक सारी चीजों से कैसे किसी चीज को सोच सकता है जो उसके पहले से यहां पर मौजूद है। आप समझ रहे हो? एक यहां पर जैसे मान के चलो कि पेड़ पौधा, ये सब तो पहाड़, ये सब तो इंसान के जन्म से पहले से है यहां पर। तो इंसान के जन्म से जब ये पहले से हैं ये सारी चीजें, तो कैसे, मतलब कि आप कैसे कह सकते हो कि इंसान इसके बारे में बाद में सोचेगा? हीगल का कहना है ठीक है वो नहीं सोच सकता है, लेकिन वो सोचने की कैपेसिटी लेकर के पैदा होता है। ठीक है, समझ रहे हो? मान लो मुझे बाइक चलानी नहीं आती, लेकिन बाइक चलाने के लिए जो कैपेबिलिटी, जो कैपेसिटी चाहिए वो मेरे अंदर है। मुझे ट्रेनिंग मिलेगी, मैं सीख जाऊंगा। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट इसको नहीं करना है। और दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, एक कहता है आइडिया, एक कहता है मटेरियल, दैट्स इट। और डायलेक्टिक्स का मतलब ही कॉन्फ्लिक्ट होता है, और कुछ नहीं सोचना है अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये लग रहा है तो। अब देखो यहां पर मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है कि इट इज द मटेरियलिस्टिक कंडीशन जो डिटरमाइन करता है आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, कोई आइडिया वाइडिया नहीं है, मटेरियलिस्टिक कंडीशन है, मटेरियलिस्टिक कंडीशन। जैसे फिर आते हैं मैरिज पर आते हैं, मैरिज पर आते हैं। अब मैरिज पर या किसी भी और चीज पर आ जाते हैं, चलो मैरिज पर ही आ जाते हैं। मैरिज पर आ गए, क्या मैरिज मटेरियल नहीं हो सकता? दहेज सुना है? डाउरी, लड़की है डाउरी, लड़की है गोरी, व्हाइटिश या ब्रिटिश, ठीक है। लड़का है तो सरकारी नौकरी, लड़का अगर है तो क्या चाहिए? सरकारी नौकरी चाहिए। कभी सर्वे करना, पता चलेगा डिमांड नेक्स्ट लेवल है, डिमांड नेक्स्ट लेवल है सरकारी नौकरों की, मतलब अच्छी बात है। तो लड़का है तो क्या है? गवर्नमेंट जॉब, लड़की है तो क्या है? गोरी और दहेज। मटेरियल नहीं है क्या? मटेरियलिस्टिक माइंडसेट नहीं है क्या यहां पर? लेकिन साथ में आइडियलिस्टिक भी तो हो सकता है। 7 जन्मों का रिश्ता सोच के रियल में प्यार हो जाए, तो लव का बॉन्ड अगर डेवलप हो जाए तो आइडियलिस्टिक भी तो हो सकता है, आइडियलिस्टिक भी तो हो सकता है ना। हीगल इसकी बात करते हैं, मार्क्स इसकी बात करते हैं, दैट्स इट। अब तक जो पढ़ा बस यही पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा है, बस लिखना आना चाहिए मेंस में। और लिखना वैसे ही जैसे यहां पर लैंग्वेज उसी तरीके से लिखना, ये सब मत लिख देना, समझाने के लिए सब बोला गया है ना। तो ये सारी चीजें आपको समझनी होगी, देखनी होगी, सुननी होगी। अब देखो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का यहां पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। एक चीज और है, यहां पर बोला गया था कि ये ह्यूमन बीइंग को डिटरमाइन करता है मटेरियलिस्टिक कंडीशन। तो शादी जो इंस्टीट्यूशन है, मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, इस लेवल पर है आज के डेट में, तभी डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, तभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नेक्स्ट लेवल बढ़ा हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि एक्स्ट्रा मैरिटल करने वाला जो अभी आंकड़ा आया है, जो डेटा आया है एनसीआरबी का, सारी का, और शायद एक और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, उसके अकॉर्डिंग विमेन आर मोर ओरिएंटेड फॉर चीटिंग। मतलब लड़के अब कम कर रहे हैं, ये ट्रेंड चेंज हो रहा है चीटिंग का। लड़के जो हैं शादी से बाहर कम जा रहे हैं कंपैरेटिवली टू मेन विमेन। और ये जो डेटा है ये 10% के आसपास का है, मतलब 10% विमेन आर गोइंग आउटसाइड देयर मैरिज।
ठीक है, ये अभी ट्रांजिशन हुआ, पहले मेल ज्यादा थे, अब फीमेल ज्यादा हो रही हैं। ठीक है, इस पर तो ये सारी चीजें हैं। तो ये तो मार्क्स फिर इस हिसाब से सही है, मार्क्स तो इस हिसाब से सही है ना, लेकिन फिर कुछ है, होता भी है जिसमें मतलब कि हो जाता है प्यार मोहब्बत रियल में, और वो चलता है काफी लंबा तक, है ना। ठीक है ना, 10 में से 7 लोग ऐसा कर रहे हैं, 3 लोग तो अभी भी हैं, 3 लोग तो अभी भी है ना, तो 3 लोग हैं, तो 3 लोग फिर ईगल वाले लोग हैं, वो ईगल वाले लोग हैं। यहां पर ये सारी बातें यहां पर है। अब देखो, अब यही मटेरियलिस्टिक कंडीशन मैरिज को शेप कर रही है। अब मैरिज को शेप करने का क्या मतलब, पहले मैरिज जो था वो फंक्शनल था। फंक्शनल का क्या मतलब है, ये पेन यहां पर मैं चला रहा हूं, चल रहा है, इट इज फंक्शनल। पेन टूट गया, खराब हो गया, डिसफंक्शनल। ये पेन टूट, ये बोर्ड खराब हो गया, डिसफंक्शनल, है ना। मैरिज चल रहा है, सातों जन्म तक चल रहा है, फंक्शनल। मैरिज डिवोर्स होने लगा, चीटिंग होने लगी, इनफिडिलिटी होने लगी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने लगा, मैरिज क्या हो गया, डिसफंक्शनल हो गया। क्लियर है। तो यहां पर क्या कहना है इनका, कार्ल मार्क्स का, कि फंक्शनैलिटी है ही मटेरियल के बेसिस पर। आप लड़कियों को सिक्योरिटी दो, लड़कियां आपको घर बना करके देंगी, दैट्स इट। ये जहां बैलेंस बिगड़ा, जो कि बिगड़ा, है ना, विमेन एम्पावरमेंट, अब मैं विमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं हूं भाई, ये मत समझना, पर ये बैलेंस बिगड़ा, चीजें बिगड़ी। अभी आगे पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, अभी आने वाले टाइम पे अगले ही स्लाइड में ये चीज पता चलेगी। तो यहां पर देखो, मार्क्स सेड इट इज द मैटर विच डिटरमाइंस द आइडिया। वही फिर वही चीज घुमा फिरा करके, मटेरियल, व्हेनेवर द मटेरियलिस्टिक कंडीशन चेंजेस सो डज द आइडियाज ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक ज्योति यादव करके केस आया था, अब मैं नाम भूल रहा हूं, ज्योति यादव ऐसा ही करके कुछ नाम था, यूपी का था, 1-1.5 साल पहले का केस है। पति जो है उसका ग्रुप डी में था, जो चपरासी होते हैं ना, ग्रुप डी सबसे लोएस्ट पोस्ट उसमें था। उसने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम यूपी पीसीएस क्वालिफाई कर गई। उसके बाद उसको छोड़ दिया भाई किसी दूसरे एसडीएम के लिए, है ना। अब दूसरे वाले एसडीएम में क्या दिखा होगा मटेरियल के अलावा, यही दिखा होगा ना, चम्मच से खाता है, अंग्रेजी बोलता है, चिल रहता है। अब ये तो भाई इमोशनल आदमी होगा, नहीं छोड़ पा रहा था उसको, उसने छोड़ दिया, बच्चों को भी छोड़ दिया। ज्योति यादव ही नाम था, रियल केस है ये। अब यही मार्क्स कह रहे हैं, उसके बाहर, ज्योति यादव के बाहर क्या हुआ, कंडीशन जो है वो बदल गई। जब कंडीशन ज्योति यादव के यहां पे बदल गई, उसने पूरा मैरिज का इंस्टीट्यूशन ही चेंज कर डाला। यही कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। यहां पर 2 केस है, ज्योति यादव, शायद ज्योति यादव ये नाम देख लेना, और दूसरा ज्योति यादव का हस्बैंड। तो जो ज्योति यादव का हस्बैंड कर रहा है वो हीगेलियन थॉट पर काम कर रहा है, वो हीगल के विचारधारा पर काम कर रहा है। जो ज्योति यादव कर रही है वो क्या कर रही है, वो मार्क्स केस पे कर रही है। ठीक है ना, नाम देख लेना, ये केस सच्चा है। वो एसडीएम बन गई, बन के छोड़ दी। ठीक है, तो एक मूवी भी है, शादी में जरूर आना, देखना, उसमें भी आपको समझ में आएगा। कभी भी ध्यान रखना, एक लड़का डॉक्टर है तो वो नर्स से शादी कर लेगा, एक लड़की डॉक्टर है वो कभी भी वार्ड बॉय से शादी नहीं करेगी। 99.9% केस में ऐसा होता है। ठीक है, तो मार्क्स ये चीज बता रहे हैं। और जो इम्बैलेंस और बैलेंस की बात होती है ना, वो एक्चुअली आप जब आगे पढ़ोगे तो फेमिनिस्ट स्कॉलर्स को पढ़ोगे, जहां पे उनको सारी चीजें सही लगेगी। पापा की परी ने स्कूटर ठोक दिया, सही है, कोई दिक्कत नहीं, उनको सारी चीजें सही लगेगी। लेकिन फिर जब पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी है और सोसाइटी किस तरीके से चेंज हो रही है। जिस तरीके से सोसाइटी चेंज हो रही है, जिस तरीके से फीमेल चेंज हो रही है, उस तरीके से मेल चेंज नहीं हो पा रहे हैं। मेल को भी उस तरीके से चेंज होना होगा, लेकिन वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, डिस्टॉर्शन आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, यही चीज है, मटेरियल डिटरमाइंस द कॉन्शियसनेस, कि बंगला गाड़ी झुमके गहना इसलिए आईएएस बनना। ठीक है, दैट इज मटेरियल डिटरमाइंस द कॉन्शियसनेस। उसके बाद आता है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, फिर से वही कॉन्सेप्ट वाला। ये जो डायलेक्टिकल मेथड है, ठीक है, होल्ड्स दैट नो फेनोमेना इन नेचर कैन बी अंडरस्टूड इफ टेकन बाय इटसेल्फ आइसोलेटेड। उसको आइसोलेशन में लोगे, आप किसी फेनोमेना को समझ नहीं पाओगे, सोच नहीं पाओगे। एग्जाम्पल अभी जो केस दिया एसडीएम वाला, ज्योति यादव वाला, अगर आप ये देखने लगो कि ज्योति यादव ने क्या किया, शादी तोड़ दी। ठीक है ना, उसने शादी तोड़ दी, उसने तलाक दे दिया। अब आप ये सोचने लगो तलाक क्यों दिया, आप समझ ही नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा, इस डिवोर्स को समझने के लिए, जो मतलब कि जो
मैरिज एज ए इंस्टीट्यूशन का जो चेंज हुआ, जो ट्रांजिशन हुआ ज्योति यादव के केस में, उसको समझने के लिए आपको कई सारे एंगल्स को देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कई सारे एंगल्स को देखना पड़ेगा, जैसे कि उसका इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, उसका लिटरेट हो जाना, उसका इंडिपेंडेंट हो जाना, ठीक है, ये सारे कई सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ जाएंगे। उसके बाद उसके लेवल का जो मटेरियल लेवल का जो मार्क्स कहते हैं मटेरियलिस्टिक, तो उसके मतलब जो मटेरियल जो उसके आसपास की जो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उस मटेरियलिस्टिक चीजों के आसपास वो किस तरीके से है, क्या जिसके वजह से उसने शादी तोड़ी, क्या ये दोनों सेम खाना खाना पसंद करते हैं, क्या ये दोनों चम्मच से खाना खाना पसंद करते हैं, यू हैव टू एनालाइज वेरियस अदर फैक्टर्स, then only you will able to gauge that why she has broken the marriage। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि उसको मारता होगा, उसको ये करता होगा, अरे भाई एसडीएम को मारेगा, एक ग्रुप डी, ठीक है, जो भी है हो सकता है, होता होगा, पता नहीं, अभी मैं उस केस को नहीं ले रहा हूं, उस वाले केस को, क्योंकि समझाना दूसरी चीज है, ठीक है ना, चलो होता होगा मानते हैं। अब यहां पर ये सारी बातें हैं, तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी एक फेनोमेना को समझना है, आइसोलेशन में कभी नहीं समझ सकते, आपको लिंक करना होगा, उसको समझना होगा उसके लिए, ठीक है। द यूनिवर्स इज नॉट अ डिस्कनेक्टेड मिक्स ऑफ थिंग्स आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर, ये क्या है, इंटीग्रल होल है। अब जब स्कूल ऑफ थॉट पढ़ेंगे तो आपको मैं इसको फंक्शनैलिटी से भी, फंक्शनल जो फंक्शनलिज्म है उससे मैं जोड़ करके इसको बताऊंगा, और वैसे जो फंक्शनलिज्म बताया है वही है, तो वहां पर क्या करते हैं, इन सभी को एक साथ देखते हैं, तो ये सारी बातें आप समझना। उसके बाद डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कॉन्सेप्ट, तो डायलेक्टिक्स क्या है कि डायलेक्टिक्स होल्ड दैट नेचर इज नॉट अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड इमोबिलिटी। डायलेक्टिक्स का क्या मतलब होता है, अभी देखो इसके बाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी हमें देखना होगा, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी हमें पढ़ना होगा, इसलिए डायलेक्टिक्स को ढंग से पढ़ लो। डायलेक्टिक्स को क्या करेंगे, डायलेक्टिक्स को सॉरी, तो डायलेक्टिक्स को क्या करेंगे हम लोग, ढंग से पढ़ेंगे। तो यहां पर देखो क्या है, बेसिकली ये जो डायलेक्टिक्स का जो नेचर है, ठीक है, ये स्टेट ऑफ रेस्ट और इमोबिलिटी में नहीं है। नहीं होने का क्या मतलब है, नहीं होने का क्या मतलब है, अब इमोबिलिटी का आप जो सिनोनिम्स होता है वो निकाल लो, स्टेगनेट नहीं है, इम्यूटेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, ये क्या, उसका एंटोनिम निकाल लो कि अगर इमोबिलिटी नहीं है तो क्या है, कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, सोशल चेंज का कारण बन रहा है, ये सारी चीजें। अब इसका क्या मतलब हो रहा है, डायलेक्टिक्स रुका हुआ नहीं है क्या, डायलेक्टिक्स क्यों नहीं रुका हुआ है, और डायलेक्टिक्स को कैसे समझना होगा। देखो फिर से वही चीज लेते हैं, सेम सिंपल सेम चीजें लेते हैं, अभी तक जितना पढ़ा होगा, आई होप ये वाला एग्जांपल समझ में आएगा। है क्या कि वही ज्योति यादव का केस लेते हैं, मैरिज हैप्पीली क्या है, हैप्पीली एवर आफ्टर जो लिखता है मूवीज में, हैप्पीली एवर आफ्टर। अब आप बताओ, ये कमेंट में बताओ, ये थीसिस है, एंटीथीसिस है, सिंथेसिस है, क्या है ये इज इट थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस, व्हाट इट इज थीसिस एक्चुअली, ये थीसिस है। अब उसके बाद देखो, अब क्या होता है कि डायलेक्टिक्स होने के लिए इसका एंटागोनिज्म होना पड़ेगा। यहां पर हैप्पीली एवर आफ्टर है तो कभी कभी दुख भी झेलना होगा, है ना, तो यहां पर क्या आता है, मैरिज में स्टिफनेस आ जाती है, मतलब कि अब आप मान के चलो लड़ाइयां होने लगती हैं, जो बेसिकली हैप्पीली है तो नॉट सैड एवर आफ्टर बट सैड टाइम भी, ऊपर नीचे वाला जो होता है, जो ग्राफ जो बनता है, वो सारी चीजें भी यहां पर आ रही है। अब ये क्यों आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है, कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा है। फिर यहां पर अब इसका सिंथेसिस क्या होगा, डिवोर्स। ज्योति यादव चली गई एसडीएम बन के एसडीएम के साथ, या एसडीएम बन के डीएम के साथ, ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है, ये इसका सिंथेसिस आ रहा है। अब इसमें ये मोबिलिटी और स्टेग्नेशन, ये क्या मीनिंग दिखा रहा है और क्या मतलब हो रहा है इसका, इसका सिंपल सा मतलब हो रहा है, इस टाइम को देखो जब शादियां कम टूटा करती थी, इस टाइम को देखो जब शादियां कम टूटा करती थी, इसमें क्या होता था, विमेन के पास उतनी पावर ही नहीं होती थी, विमेन एम्पावरमेंट नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी, ठीक है, तो शादियां कम टूटा करती थी। लेकिन ये टाइम बदल गया, डेवलपमेंट आ गया, विमेन एम्पावर होने लगी, विमेन एम्पावरमेंट के साथ विमेन इंडिपेंडेंट भी होने लगी। जब विमेन इंडिपेंडेंट होने लगी, होते होते क्या हुआ कि वो अपने लेवल का मैच देखने लगी, ठीक है,
अपने वो लेवल का मैच देखने लगी और उनके लेवल को किसी ने डिफाइन ही नहीं किया, या मेल के भी किसी ने लेवल को डिफाइन ही नहीं किया। अब वो कहती है खाना खाने उसके साथ, ठीक है, बात करने किसी और के साथ, पढ़ाई करने या नौकरी करने किसी और के साथ, क्योंकि नौकरी में जो एप्टीट्यूड लगता है वो किसी और के साथ लग रहा है, ठीक है, घूमने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं तो किसी और के साथ लग रहा है, इधर किसी और के साथ लग रहा है। अब ये जो यहां पर ये जो टाइम तो बदल गया, एम्पावरमेंट तो हो गया, ठीक है, लेवल मैच भी हो गया, लेकिन लेवल्स क्या होता है, कहां देखना है कहां नहीं देखना है, यही नहीं पता चला, ना मेल को ना फीमेल को, है ना। ये लेवल्स ये वेल डिफाइन है ही नहीं, ये लेवल क्या होता है लेवल, ठीक है। बात कर रहे हैं इमोशन किसी और के साथ, ठीक है। तो ये सारी बातें, इससे क्या हुआ कि ये कंपैटिबिलिटी इशू आने लगा, ये कंपैटिबिलिटी इशू आने लगा। ये कभी भी 600 ईस्वी 700 ईस्वी या 1947 1980 में नहीं होता था, ये रेयर केस में होता था, ठीक है। लेकिन 2050 में बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, हीगल की धजिया उड़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, हीगल जब तक दुनिया वापस हीगल पे नहीं आएगी ना, दुनिया कभी खुश नहीं रह पाएगी। तो यहां पर ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर से समाज बदलेगा, फिर से समाज बदलेगा और फिर समाज को यह लगने लगेगा कि ठीक है भाई, हम 4 के साथ कंपैटिबल हैं, चारों के साथ रह लेते हैं, ठीक है। इसलिए यूके में देखना 3-4 शादियां, यूएस में 3-4 शादियां, पता ही नहीं रहता कुछ, है ना। वाई बिकॉज पीपल आर इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। त्याग खत्म हो चुका है, दूसरों के बारे में सोचना खत्म हो चुका है, अपना अपना, मुझे इससे प्यार है, मैं इससे बात करता हूं, क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, भाड़ में जाए उसको कैसा लगे, वो करना चाहे नहीं चाहे, वो बिजी है, उसका काम खराब हो रहा है, पता नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूंगा, दैट इज व्हाट एंड व्हाई आई एम डूइंग इट, बिकॉज आई लव हर। और ये जो नोशन है ना लोगों के माइंड में, इसके वजह से पूरा का पूरा सोशल इंस्टीट्यूशन मैरिज का खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, मॉडर्निटी में हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिविजुअलिज्म का राइज हो रहा है, जो कलेक्टिव कंसाइंस है उससे लोग दूर भागते चले जा रहे हैं। इसलिए आप देखोगे गांव में जो लोग रहते हैं बहुत मिलजुल के रहते हैं, शहर में वैसा नहीं होता, ठीक है। टीयर 3 में चले जाओ, टीयर 2 में चले जाओ, टीयर 1 में चले जाओ, एक ट्रांजिशन देखने को मिलेगा। तो बेसिक सारी चीजें ये है, इसीलिए कहा गया है कि जो डायलेक्टिक्स है वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं है, वो टाइम के साथ बदलता है, टाइम के साथ बदलता है, टाइम के साथ बदलता है। तो बेसिक चीज यहां पर ये हो गई। उसके बाद देखो ये कुछ PYQs हैं, ये एनालाइज वाले, इसको हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। यहां पर क्या कह रहा है कि ऑफ कंटिन्यूअस रिन्यूएबल डेवलपमेंट वेयर समथिंग इज ऑलवेज अराइजिंग, डेवलपिंग एंड समथिंग ऑलवेज डिसइंटीग्रेटिंग एंड डाइंग अवे। इमोशन डिसइंटीग्रेट हो रहा है, डाइंग वो हो रहा है। मॉडर्निटी, सेल्फ लव, ये सब क्या हो रहा है, ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। जापान में लोग शादी नहीं करना चाहते, समझ रहे हो। इटली में कई जगह ऐसी, मतलब ये है, पॉपुलेशन श्रिंक हो रही है, और ना दूसरे देश के लोगों को आने दे रहे हैं, अपना भी नहीं रहे हैं, रेसिज्म नेक्स्ट लेवल कर रहे हैं। तो खैर ठीक है, अब ये सारी चीजें। अब ऑल थिंग्स कंटेन विद इन देमसेल्फ इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन व्हिच आर द प्राइमरी कॉज ऑफ मोशन चेंज। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो कैसे हो रहा है, तो कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि हम किसी के साथ रह रहे हैं, बहुत अच्छा चला, लेकिन जब नहीं चल रहा हम छोड़ना चाह रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है चीजें, मेरा मन कुछ और, उसका मन कुछ और, ठूम टक्कर, ठीक है। दैट इज व्हाट इट इज, कॉन्ट्राडिक्शन। क्वेश्चन देख लेंगे बाद में। अब आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पर, ठीक है। डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब आपने समझ लिया कि मटेरियलिस्टिक चीजों को जब आप अचीव करने की सोचते हो तो उसमें भी डायलेक्टिक्स काम आता है। डायलेक्टिक्स बोले तो कॉन्फ्लिक्ट, पहले ज्योति यादव साथ में रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अलग होने, लड़ाई वड़ाई हो गई, फिर अलग हो गई, तो डायलेक्टिक्स ये हुआ ना। अब डायलेक्टिक्स का क्या है, यहां पर आपको कॉन्फ्लिक्ट भी आपको सोचने देखने को मिलेगा। यहां पर क्या है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली क्या देख लिया, हीगल को देख लिया, हीगल के कॉन्सेप्ट को देख लिया, आइडिया को देख लिया। अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को देखेंगे, और किस तरीके से प्रिमिटिव कम्युनिस्टिक सोसाइटी, किस तरीके से एग्रेरियन सोसाइटी बनी, किस तरीके से लेबर सोसाइटी बनी, किस तरीके से फिर आज इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, और किस तरीके से अब वो इंडस्ट्रियल 4.0 वाली सोसाइटी बनेगी। ये दोनों, ये चारों चीजें
क्यों मार्क्स कह रहे हैं कि आपस में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है और कॉन्ट्राडिक्शन ही सोसाइटी को डेवलप करवा रहा है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता तो सोसाइटी डेवलप नहीं करती। अगर आप ही बताओ, अगर ज्योति यादव पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या वो चीज होती? नहीं होती। डेवलपमेंट का जो कोनोटेशन है वो ज्योति यादव का पढ़ा लिखा होना है ना। और सोसाइटी का चेंज का क्या मतलब है? सोसाइटी डेवलप के तरफ लेकर के जा रही है। और डेवलपमेंट का क्या मतलब है? मॉडर्निटी। मॉडर्निटी का क्या मतलब है? इंडिविजुअलिज्म। ये सारी चीजें हम लोग बारी बारी से बहुत ही स्लोली आराम से देखेंगे, जैसे इस लेक्चर को देखा। तो अब तक इस लेक्चर में बने रहने के लिए धन्यवाद।